एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि आपका 20 तारीख से प्रीबोर्ड पेपर है, तो इनको आप को जरूर तैयार कर जाना है, और बाकी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्राप्त भुगतान खाते एवं आय व्यय खाते में अंतर लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कि प्राप्त भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। वीडियो को आपको पूरा देखना है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, आय व्यय खाते और लाभ हानि खाते में अंतर लिखिए, ठीक है ना। आय व्यय खाते और लाभ हानि खाते में अंतर लिखना है। आपको सारे क्वेश्चन नोट कर लेना है, और इनके आंसर आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिनके आंसर आपको आते हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा आता है, स्थिर दान कोष क्या है, स्पष्ट कीजिए ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्थिर दान कोष क्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की प्रारंभिक पूंजी गणना किस प्रकार की जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राप्त भुगतान खाता क्यों बनाया जाता है, विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। आपको बताना प्राप्ति भुगतान खाता क्यों बनाया जाता है, विस्तार से समझाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पेपर में आना 200% लगभग तय ही है, क्योंकि क्वेश्चन पक्का आता पेपर में, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से क्या आशा है, उदाहरण से समझाइए। आपका पूछ सकता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं भी पूछ सकता है, या अलाभकारी संस्था, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे लाभ न कमाने वाली बोले, चाहे गैर व्यापारिक, चाहे अलाभकारी, एक ही बात है। फिर प्राप्त एवं भुगतान खाता के उद्देश्य को समझाइए। आपको क्या करना है, प्राप्त एवं भुगतान खाता के उद्देश्य को समझाना है, ठीक है। फिर आपका है, प्राप्त भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर बताइए। फिर आपका आता है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है ना। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, स्पष्ट कीजिए। सारे सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से बताऊंगा, ठीक है ना। फिर विशिष्ट दान कोष क्या, उदाहरण से समझाइए, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट में आपको इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बताऊंगा पूरे पार्ट के, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। सभी भाई बहन पे आपको शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैं मैनेजमेंट का भी बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, मैनेजमेंट का भी, ठीक है। तो विशिष्ट दान क्या है, उदाहरण से समझाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साझेदारी। अगला आता है आपका कि साझेदारी की 3 विशेषताओं को समझाइए, ठीक है ना। साझेदारी की किन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। फिर आपका आता है, परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी का अर्थ लिखिए ना। आपको परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी का अर्थ आपको समझाना है। फिर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ना, आप इसको ट्रिपल स्टार कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख्याति की उत्पत्ति के कारण बताइए, ठीक है ना। ख्याति की उत्पत्ति के कारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जो तो क्वेश्चन है आपके साझेदारी संलेख के अभाव में और ख्याति उत्पत्ति के कारण, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका है औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर, इसको भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आपका अगला आता है कि फर्म में किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। फर्म में किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आपका आता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, समझाइए, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, समझाइए। फिर इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। औसत लाभ, समान लाभ तथा अधिलाभ को उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है ना। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फिर अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कैसे की जाती है, ठीक है ना।
ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन दशाओं में किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है ना। आपको बताना किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, समझाना है आपको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरूर करते हैं ना, इसको आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वसूली खाता परमानेंट खाता में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है फर्म के आकस्मिक दशा समापन की दिशाओं को समझना, ठीक है ना। फर्म के आकस्मिक दशा समापन की दिशाओं को समझाना है आपको, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि आकस्मिक रूप से फर्म समापन कब हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपका यह आता है कि साझेदारी फर्म के अनिवार्य विघटन से क्या तात्पर्य है और यह कब किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप पीडीएफ के पीछे भागेंगे तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय फर्म के विघटन के लिए कब और किन दशाओं में आदेश दे सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। फिर आता है पूर्वाधिकार अंशों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार को आपको समझाना है, ठीक है ना। फिर आता है आपका अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में अंतर लिखिए, ठीक है। अंशों के हरण और समर्पण में अंतर लिखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंशों के निर्गमन की विधि को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। फिर आपका आता है वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इसके महत्व लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखिए, ठीक है ना। फिर वित्तीय विवरण की सीमाओं का वर्णन कीजिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेषताएं प्रकृति ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ठीक है ना। इनको आपको कर ही लेना है हाल में, है ना। अगला आपका आता है कि वित्तीय विवरण को उद्देश्य एवं गुण बताइए, भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय विवरण को उद्देश्य एवं गुण, ठीक है। फिर वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। फिर वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाओं का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। और ये आपका अंश और ऋण पत्र में अंतर तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। अंश और ऋण पत्र में अंतर आप कर लेना, ठीक है। फिर आगे आता है आपका कि अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए, ठीक है ना। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। फिर आपका आता है ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर लेखांकन अनुपात के उद्देश्य महत्व को बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना आपका, लेखांकन अनुपात के उद्देश्य महत्व। फिर लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखांकन अनुपात की सीमाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर चर अनुपात तरलता अनुपात को समझाइए, भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका ऋण क्षमता अनुपात भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका आता है रोकड़ बहाव विवरण, ठीक है। आपका आता है रोकड़ बहाव विवरण क्या है, इसे तैयार करने के उद्देश्य की भी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये आपके दोनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रोकड़ बहाव विवरण की सीमाएं और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आपको तैयारी कर लेना है। आज जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है, साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे।